नमस्कार, स्मार्ट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री यूनिट के चैप्टर मृदा और सिंचाई को पूरी तरह से कवर करेंगे। इस सेशन के अंत तक आपका ये चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम पूरे भारत की प्रमुख मिट्टियों को समझेंगे। फिर देखेंगे कि हमारे देश में सिंचाई का क्या सिस्टम है। इसके बाद हम खास तौर पर हरियाणा पर फोकस करेंगे। वहां की मिट्टी कैसी है और वहां सिंचाई की क्या व्यवस्था है, इसे भी करीब से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भारत की प्रमुख मिट्टियां। देखिए, ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 हिस्सों में बांटा है। लेकिन हम उन 4 सबसे जरूरी मिट्टियों पर बात करेंगे जो भारत की खेती की रीढ़ हैं। तो सबसे पहले आती है जलोढ़ मिट्टी। आप अंदाजा लगाइए, भारत के लगभग 43% हिस्से पर यही मिट्टी फैली हुई है, खासकर गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। अब ये इतनी उपजाऊ क्यों है? क्योंकि इसे नदियां अपने साथ बहा कर लाती हैं। इसकी भी 2 किस्में हैं। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं और जो नदी के पास नई परत होती है उसे खादर कहते हैं। धान, गेहूं और गन्ने जैसी फसलों के लिए तो ये मिट्टी एकदम बेहतरीन है। हाँ, इसमें पोटाश तो खूब होता है, पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की थोड़ी कमी रहती है। अब आगे बढ़ते हैं काली मिट्टी की तरफ। इसे रेगूर मिट्टी या कपास की मिट्टी भी कहते हैं, और नाम से ही पता चल रहा है ये कपास की खेती के लिए जबरदस्त है। ये ज्यादातर दक्कन के पठार यानी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में मिलती है। ये बनी है ज्वालामुखी के लावे से, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है पानी सोखने की क्षमता। एकदम स्पंज की तरह काम करती है। चलिए, अगली 2 खास मिट्टियों को भी देख लेते हैं। तीसरी है लाल और पीली मिट्टी, जो भारत के करीब 18% हिस्से पर है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की वजह से होता है, मतलब मिट्टी में एक तरह से जंग लग जाता है। ये दालों और मोटे अनाज के लिए बहुत अच्छी होती है। और चौथी है लैटराइट मिट्टी। ये उन इलाकों में मिलती है जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, जैसे केरल और कर्नाटक। भारी बारिश की वजह से मिट्टी के पोषक तत्व धुलकर नीचे चले जाते हैं, जिसे लीचिंग कहते हैं, और इसी वजह से ये मिट्टी काजू, चाय और कॉफी के लिए परफेक्ट बन जाती है। तो हमने मिट्टी को तो समझ लिया। अब ये देखते हैं कि इन खेतों तक पानी पहुंचता कैसे है। वैसे तो भारतीय खेती काफी हद तक मानसून पर ही टिकी है, लेकिन सिंचाई के जो नए तरीके आए हैं ना, उन्होंने हमारी पैदावार को कई गुना बढ़ा दिया है। आइए देखते हैं कैसे। तो यहां आपके लिए एक सवाल है। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में खेतों को पानी देने का सबसे बड़ा जरिया क्या है? नहरें हैं, तालाब हैं, या फिर कुछ और? जरा सोचिए। इसका जवाब अगली स्लाइड में है। और जवाब है नलकूप और कुएं। जी हां, जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं, भारत में 61% सिंचाई इन्हीं से होती है। मतलब हम जमीन के नीचे के पानी पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं। नहरें 24% के साथ दूसरे नंबर पर हैं, और तालाबों का योगदान सिर्फ 3% है। तो ये बात तो एकदम साफ है कि भूजल यानी हमारे नलकूप और कुओं का पानी हमारी खेती की जान है। सबसे ज्यादा नलकूप आपको उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े मैदानी इलाकों में मिलेंगे। नहरें दूसरा सबसे बड़ा साधन है, और तालाबों से सिंचाई ज्यादातर दक्षिण भारत के पठारी इलाकों में होती है, खासकर तमिलनाडु में, जहां बारिश के पानी को इकट्ठा करना आसान होता है। सिंचाई की ये कहानी बड़े बड़े बांधों और नहरों के बिना तो अधूरी ही है। हमारे देश में कुछ बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल और उड़ीसा में महानदी पर बना हीराकुंड, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। इसके अलावा राजस्थान की प्यास बुझाने वाली इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। और हां, टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए कुछ और मजेदार आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। अगर हम कुल एरिया देखें तो सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर हम प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो पंजाब बाजी मार लेता है, जहां 98% इलाके में सिंचाई होती है। सबसे कम सिंचाई मिजोरम में होती है, और पानी बचाने वाली तकनीक ड्रिप सिंचाई में आंध्र प्रदेश और गुजरात सबसे आगे हैं। सरकार भी पानी बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नारा ही है, हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब हर बूंद से ज्यादा फसल। इस योजना का मकसद स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों को बढ़ावा देना है, ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। तो अब तक हम पूरे देश की बात कर रहे थे। अब जरा एक खास राज्य पर फोकस करते हैं, हरियाणा, जो भारत के सबसे अहम कृषि राज्यों में से एक है। डॉक्टर जसबीर सिंह ने अपनी किताब में हरियाणा की मिट्टी को 6 मुख्य प्रकारों में बांटा है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं।
तो पहले 3 प्रकार हैं। अत्यंत हल्की मिट्टी, ये आपको सिरसा और भिवानी के रेतीले इलाकों में मिलेगी, जहां पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। फिर है हल्की मिट्टी, जिसे वहां रौसली भी कहते हैं। और तीसरी है मध्यम मिट्टी, जो जींद, सोनीपत और रोहतक में पाई जाती है और जिसे खेती के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। अब बाकी के 3 प्रकार भी देख लेते हैं। भारी मिट्टी, जिसे खादर भी कहते हैं, कुरुक्षेत्र और करनाल में मिलती है। ये पानी को अच्छे से रोक कर रखती है, इसलिए चावल और गन्ने के लिए बहुत अच्छी है। फिर है अत्यंत भारी मिट्टी, जिसे वहां के लोग डाकर कहते हैं। ये सूखने पर बिल्कुल पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। और आखिर में आती है शिवालिक मिट्टी, जो पंचकुला और अंबाला के पथरीले पहाड़ी इलाकों में मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है। हरियाणा के मिट्टी के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। पहली है लवणीयता या खारापन, जिसे आम भाषा में रेह या कलर कहते हैं। इसमें होता यह है कि जमीन पर नमक की एक सफ़ेद परत जम जाती है। और दूसरी बड़ी समस्या है मिट्टी का कटाव। दक्षिण पश्चिम में तो ये हवा से होता है, लेकिन उत्तर में जो पानी से कटाव होता है ना, उसे उसकी गंभीरता की वजह से रेंगती हुई मृत्यु तक कहा जाता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, हरियाणा में सिंचाई की व्यवस्था। देखिए, हरियाणा में बारिश बहुत कम और अनियमित होती है, इसलिए यहाँ की खेती पूरी तरह से सिंचाई पर ही निर्भर है। हरियाणा में नहरों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। पश्चिमी यमुना नहर तो राज्य की सबसे पुरानी और मुख्य नहर है, और भाखड़ा नहर को तो सिरसा, हिसार और फतेहाबाद की जीवन रेखा यानी लाइफलाइन माना जाता है। इनके अलावा जवाहरलाल नेहरू नहर और लोहारू परियोजना भी सिंचाई के बहुत जरूरी साधन हैं। नहरों के अलावा हरियाणा में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूपों से ही होती है, खासकर कैथल और करनाल जैसे जिलों में। अगर हम नए तरीकों की बात करें तो महेंद्रगढ़ जैसे रेतीले इलाकों में स्प्रिंकलर सिंचाई बहुत पॉपुलर है, क्योंकि ये पानी को बर्बाद होने से बचाती है। वहीं ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल ज्यादातर सब्जियों और बागवानी में किया जाता है। यहाँ कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा सिंचित जिला सिरसा है और सबसे कम पंचकुला। मिट्टी की सेहत जांचने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना चल रही है और जमीन के नीचे घटते पानी के स्तर को सुधारने के लिए अटल भूजल योजना लागू की गई है। ये आंकड़े हरियाणा की तस्वीर को और साफ कर देते हैं। यहाँ भी बिल्कुल पूरे भारत की तरह ही नलकूप सिंचाई का सबसे बड़ा जरिया है। लगभग 50 से 60% सिंचाई इन्हीं से होती है, जबकि नहरें 35 से 40% के साथ दूसरे नंबर पर आती हैं। तो अगर हम इसे समेटें तो हरियाणा नलकूपों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है और नहरें दूसरा सबसे बड़ा स्रोत हैं। और एक मज़ेदार बात यह है कि स्प्रिंकलर सिस्टम के इस्तेमाल में महेंद्रगढ़ जिला पूरे राज्य में नंबर 1 है, जो वहाँ की रेतीली मिट्टी के लिए एक बहुत ही अच्छा समाधान है। तो चलिए इस चर्चा को एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। हरियाणा में एक तरफ तो ज़मीन का पानी नीचे जा रहा है और दूसरी तरफ मिट्टी खारी हो रही है। इन दोहरी चुनौतियों को देखते हुए राज्य में सिंचाई का भविष्य क्या हो सकता है? क्या किसानों को कम पानी वाली फसलों की तरफ जाना होगा, या माइक्रो इरिगेशन ही इसका एकमात्र हल है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आपको इस चैनल पर सभी चैप्टर ऐसे ही करवाए जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।